इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है आशीष गुप्ता। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज से बस पास आउट ही हुआ था। आगे एमबीए में एडमिशन लेना था। घर पे बहुत डिस्कशन हुआ कि मैं एमबीए कहाँ से करूँ। मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैं मामा के पास जाऊँ। वो एक्चुअली मुंबई में मीरा रोड में रहते थे। काफी साल पहले ही मुंबई शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ पे उनका कपड़ों का बिजनेस था। माँ भी चाह रही थी कि मैं मामा के पास ही जाऊँ। वो प्रैक्टिकली मुझे कुछ बिजनेस भी सिखा देंगे और फिर वापस आकर मैं पापा के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा दूंगा। पापा मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमेशा उनकी कम्युनिटी में ही धंधा बढ़ाया था। मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना उनको खल रहा था, पर आखिर मामा के समझाने पर वो मान गए और बाकी मम्मी ने तो प्यार से समझा ही दिया होगा। ना उन लोगों को पता था ना मुझे कि किस्मत किस करवट लेने वाली है। तो मैं आ गया मीरा रोड। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि मीरा रोड तो मुंबई के बाहर है, ये क्योंकि वो थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये अंडर डेवलप था, पर मुझे आने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं स्कूल टाइम से कॉलेज तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। बनिए का बेटा था तो बचपन से ही सिखा दिया गया था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है, बड़े होकर तो घर की तो खानी सामान है। कॉलेज में मैंने काफी कोशिश की, पर बड़ी मुश्किल से 61% आई। यही सोच रहा था कि कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो बेहतर होता, बट इतने कम नंबर्स में कहाँ कुछ मिलता है। मेरी कॉलेज लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ यार दोस्त थे, बस मेरे लिए वही यादगार था। ओवरऑल कॉलेज लाइफ ऐसी ठंडी ही जा रही थी। मुझे चश्मा बचपन से ही था, तो दोस्त मुझे चश्मुद्दीन कहकर चिढ़ाते थे। मैं मोटा सा चश्मा पहनता था। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट लेंस बनवाए। अब यहाँ गांव में तो हमारा जमीन पर घर था और यहाँ मीरा रोड में मामा का छोटा सा फ्लैट। मुंबई के हिसाब से तो ये भी काफी बड़ा था, तो मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यहाँ मराठी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थे। थोड़ी बहुत रैगिंग भी हुआ करती थी, बट उतनी नहीं। आजकल रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं ना रैगिंग को लेकर। सब सेटल हो रखा था, इजी जा रही थी लाइफ। फिर एक दिन मुझे मेरे मामा के घर पर दूरबीन मिली। रात में बैठा उस दूरबीन से तारे देखने की कोशिश कर रहा था। मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन इतना होता है कि तारे बहुत बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। एक दिन ऐसे ही दूरबीन से देखते हुए सामने वाली खिड़की में एक लड़की दिखी। मेरे दिमाग में खुरापात जाग गई। तुरंत मन में लड्डू फूटा और दिल में गिटार बजने लगी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो अपना सामान हमारे फ्लैट के एग्जैक्टली सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर रही थी। कोई भी देख के पहली नजर में तो यही कहेगा कि इस लड़की ने अपने आप को खूब मेंटेन किया है। किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी वो। सोसाइटी वाले आकर खुद उसकी हेल्प कर रहे थे। मैं दूरबीन से देख रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। क्या फेस था उसका। मैंने अपने नए फ्रेंड्स को बताया कि मेरे घर के पास ही रहने के लिए एक बेहद ब्यूटीफुल लड़की आई है। उसका सामान शिफ्ट होने के बाद भी गार्ड वगैरह सबके चेहरों पर अलग ही स्माइल थी। खैर मैं तो ये सब भूल ही जाता, पर अगली ही रात जब मैं दूरबीन लेकर बालकनी में बैठा ही था तो वो खिड़की पे दिख गई। वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसे थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए था। सबके पास दूरबीन नहीं होती, पर खिड़की से मेरी तरह कोई भी देख सकता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने मुझे उसे दूरबीन से देखते हुए देख लिया। उसने तुरंत खिड़की बंद की और वो भागते हुए मेरे फ्लैट की तरफ आई। मेरी तो जान हलक तक आ गई। मामा को सब बता देती तो वो मेरे गाँव का टिकट ही कट जाता। मामा ने मुझे लिविंग रूम में बुलाया और पूछा कि मैंने उनकी कार कहाँ पार्क की है। मुझे याद आया कि शिट, मैं आज कार हम लोगों की पार्किंग में पार्क करना तो भूल ही गया। मैंने बिल्डिंग के बाहर ही लगा दी थी और ऊपर आ गया था। वहीं से कनिष्का का कुछ और सामान आना था। ट्रक आया हुआ था और मामा की कार के चक्कर में ट्रक फंसा हुआ था। उस लड़की का नाम कनिष्का था। जैसे वो ब्यूटीफुल वैसे ही उसका नाम। कार पार्क करने के बाद मैंने भी उसकी थोड़ी सामान उठाने में हेल्प कर दी और हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया। हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया। कनिष्का के रिलेटिव ने एक और सामान भेजा था जो गलती से खारघर में उतर गया था। कनिष्का ने मुझसे पूछा कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह वहाँ रहता हो तो वो सामान पिक कर लेता। वो
इतना अंदर था कि कुरियर वाला भी वहां से पिकअप नहीं कर रहा था। जब कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो मैंने और कनिष्का ने खारघर तक लॉन्ग ड्राइव प्लान कर लिया। आने जाने में करीबन 5 घंटे लगे। हमारी इस दौरान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कनिष्का 2 साल पहले ही मुंबई आ गई थी। वो एक्चुअली नासिक की रहने वाली थी। पिछली सोसाइटी में सिंगल लड़कियों को रहना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए उसे सडनली शिफ्ट करना पड़ गया। कनिष्का मुंबई अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुकी थी। मुझे भी एक पार्टनर ही चाहिए था जो मुझे मेरी मस्ती में साथ दे सके। उसे मरीन ड्राइव सबसे अच्छा लगता था। मैं छुपके से घर की चाबी लेकर निकल जाता था और रात में मीरा रोड से मरीन ड्राइव तक बाइक पर उसे लेकर चले जाता था। हम रात तकरीबन 1:30-2 बजे निकलते थे और मरीन ड्राइव पर जाकर बैठते थे। सुबह 6 बजे के पहले घर वापस आना होता था। अब रात में नींद पूरी नहीं हो पाती थी तो मैं कॉलेज में जाकर सोया करता था। रात में मुंबई जागती थी, ये लोग कहते, पर मैंने ये चीज वाकई में होते हुए देखी। हाई क्लास से लेकर लो क्लास तक हर क्लास के लोगों का अलग अलग काम सब चलता है यहाँ। हमने रात की आखिरी लोकल में भी ट्रैवल किया है और सुबह की पहली लोकल में भी। सब बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस की रेड पड़ी। मैं उस वक्त तो कॉलेज में था। कनिष्का वाली बिल्डिंग से बहुत सी डांस बार वाली लड़कियों को उठाकर लेके जाया गया था। मैंने सुना था कि मीरा रोड में डांस बार वाली लड़कियां रहती है, पर मेरा कभी उन पर इतना ध्यान ही नहीं गया। मैं इन सब कामों से लाखों गुना दूर था। जब मैं घर लौटकर आया तो मामा ने बताया कि उस दिन जो लड़की कार पार्किंग हटवाने के चक्कर में आई थी उसे भी पुलिस उठाकर ले गई है। मेरा दिमाग सकपका गया। मैं जिस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था वो बाहर में डांस करने वाली लड़की है। मेरे लिए डांस बार का मतलब यही था कि वे लोग गलत धंधे करते हैं और मेरे गांव में तो ऐसी चीज कोई होती नहीं थी। तो इसीलिए मेरी इस सब के बारे में ऐसी इमेज बनी थी जो टीवी पे देखकर सबकी ही बन जाती है। कनिष्का ऐसी लड़की हो सकती है, ये सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। उस दिन पता नहीं मैंने कितनी सिरदर्द की टैबलेट्स खाई होंगी। 2 दिन बाद पुलिस वालों ने सारी लड़कियों को छोड़ दिया और बताया गया था कि ड्रग्स के धंधे के शक की वजह से उन्हें पकड़ा गया था, मगर कोई सबूत ना मिलने पे उन्हें छोड़ दिया। मैं जब रात में दूरबीन लेकर बैठा था तो कनिष्का वहीं खिड़की पर बैठी हुई थी। बहुत उदास थी वो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब नाटक लग रहा था। वो इनोसेंस, वो हंसी, क्या था वो सब? मैं भी बस कस्टमर ही था क्या? सिर्फ बिजनेस? मैंने कनिष्का को तुरंत फोन लगाया और हम फिर मरीन ड्राइव चले गए। रास्ते में हमारी कोई भी बात नहीं हुई। वो समझ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि पुलिस ने उसे किस लिए पकड़ा था। इससे पहले कि मैं पूछूं उसने खुद ही बता दिया। वो डांस बार में काम करती थी और अपनी मर्जी से करती थी। उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए। मैंने बोला कनिष्का से कि उससे मैं प्यार करने लगा था और कनिष्का ने कहा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझे पहले ही बता देती कि वो डांस बार गर्ल है तो मैं कभी उससे दोस्ती नहीं करता। शायद दूर से ही मुंह मोड़ लेता मैं उससे। इसीलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने का फैसला किया। अब क्या ही करता मैं, किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, इसलिए कनिष्का से पूरी तरह बात करनी बंद कर दी और उससे दूर चला गया। कोई और क्या ही करेगा इस सिचुएशन में? किसी बार गर्ल से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है। पता नहीं ये लोग किस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही सब चल रहा था। अगर मैं किसी लफड़े में पड़ गया तो मेरी लाइफ का क्या होगा? मेरी फैमिली तो ये सब सहन ही नहीं कर पाएगी। शायद अगले ही दिन मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ता अगर मेरे घर वालों को भनक भी पड़ जाती कि मैं डांस बार वाली लड़की के साथ रात भर चिल करता हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेंज टाइम था। इतनी बड़ी डिफिकल्टी में मैं आज तक नहीं पड़ा था। कनिष्का ने मुझे बताया कि वो इस सब में पड़ी कैसे। उसने मुझे बताया कि डांस का शौक उसे हमेशा से था। पापा ऑर्केस्ट्रा में थे। उनका काम था कि तरह तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना, चाहे वो माता का जगराता हो या किसी टाइप का फेस्टिवल। वहीं से कनिष्का को बीच पे थिरकने का शौक लग गया। उसे डांस अच्छा लगने लगा था। टीवी पर डांस रियलिटी शो भी देखती थी।
उसे डांस करने वालों की इमोशनल कहानियां सुन के लगता था कि आज नहीं तो कल वो रियलिटी शो में जरूर आएगी। इतना कमाल परफॉर्म करेगी कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी, लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। वो ग्रैंड फिनाले में क्या क्या करेगी ये सब उसने सब सोच लिया था। अपनी मम्मी पापा को जब स्टेज पे बुलाएगी तब कितना इमोशनल मोमेंट होगा, लाइट्स होंगी और एक धमाका होगा और ताज होगा उसके सर पर। कनिष्का ने तो अपनी पूरी लाइफ प्लान कर ली थी और उसकी जिंदगी में वाकई एक धमाका हुआ। उसके माँ बाप महाबलेश्वर से कार से जब लौट रहे थे, सोच रहे थे कि यहाँ का प्रसाद खाकर बेटी की किस्मत बदल ही जाएगी, उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा और धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। पूरा सपना चकनाचूर हो गया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ना उसके पास कोई सहारा था और ना कोई कमाई का जरिया। फिर किसी दोस्त ने उसे आइडिया दिया तो उसे मजबूरी में डांस बार में काम करना पड़ा। उसी से उसका खर्चा चलता था। उसने मेरी कसम खाई कि वो और किसी भी गलत धंधे में इन्वॉल्व नहीं थी। बहुत मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद उसने की जो मुझ पे हमेशा हंसता रहता था, लाफिंग बुद्धा। मैं हर दुकान पर जब भी जाता था वहाँ लाफिंग बुद्धा जरूर दिखता था। मुझे पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी जागी तो मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया लाफिंग बुद्धा के बारे में। तभी मुझे एक किताब दिखी जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब थी। उसका नाम था सिद्धार्थ। इसमें सिद्धार्थ की पूरी जर्नी बताई थी। कैसे वो एक राजकुमार था जिसने कभी लोगों की कोई प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं थी। फिर उसने एक मुर्दे को जाते देखा। उसे पता ही नहीं था कि मौत किस चिड़िया का नाम है। मौत की वजह जानने की कोशिश की तो उसे लोगों के दुख दर्द के बारे में भी पता चला। उसे ये भी पता चला कि हर किसी को आम जिंदगी नहीं मिलती। दुनिया में शायद 3 या 4% ही लोग होंगे जिसे खुशी नसीब होती है। जानने, समझने और सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए काम करेगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया वो तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए हर दुकान पर उसकी मुस्कुराहट हमें हर हाल में लाइफ को आसान बना देने के लिए रास्ता दिखाती है। मुझे गाइड किया बुद्धा ने। कनिष्का से मैंने पूछा कि अब वो जिंदगी में चाहती क्या है। उसने कहा कि बस एक ऐसा जरिया हो जिससे वो सर उठाकर डांस कर पाए और अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जी पाए। इतनी छोटी सी डिमांड थी उसकी। मुझसे कोई पूछता तो मैं इतनी डिमांडें रख देता कि सामने वाले का मुंह खुला ही रह जाता। कनिष्का को मुझे अब वो जरिया दिलाना था ताकि वो डांस बार छोड़ सके। 12वीं तक वो पढ़ी लिखी थी। मुझे मेरे मामा की याद है। मुझे मेरी मम्मी ने किस लिए मामा के पास भेजा था? ताकि मैं मामा से बिजनेस के कई गुण सीख सकूं। मैंने मामा के साथ कपड़ों के बिजनेस पर ध्यान दिया। वो सूरत से कपड़ों का बिजनेस किया करते थे। मैंने उनसे रेट्स पूछे कि वो किस दाम पे कपड़े लेके आते थे। ये भी मैं समझा कि इस सब को कैसे प्लान किया जाए कि मैक्सिमम मार्जिन बच सके। हमें 3 महीने लगे इस पूरे गुजरात का कपड़ा बिजनेस छानने में। मैं चाह रहा था कि मामा को मैं उनसे ज्यादा मार्जिन कमा कर दिखाऊं और लड़कियों के कपड़े ज्यादा ही बिकते थे। और कनिष्का को इसकी काफी समझ थी। उसने मेरी बहुत मदद की। मामा को दिखा कि मैं काफी सिंसियर हो गया। उन्होंने मेरी माँ और पापा से बोला कि लड़का जिम्मेदार हो गया है। कनिष्का का एडमिशन मैंने फैशन इंस्टीट्यूट में करा दिया और शाम को वो डांस क्लास भी करती है। अभी भी वो मेरे सामने वाली खिड़की में ही रहती है और अब तो उसने भी दूरबीन खरीद ली है और वो भी मुझे दूर से दिखती है। अभी हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। वक्त आएगा तो खुलकर बता देंगे। बस हमारे प्यार के लिए दुआएं कीजिए कि ये कामयाब हो।